हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आज हमारा चैप्टर 6 चलेगा। इस चैप्टर में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह, स्टेटमेंट विवरण यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। ये चैप्टर नंबर 6 है और पार्ट 3 बुक्स का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शंस को क्लियर करेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट में यानी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले इसका मीनिंग दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशंस। यह स्टेटमेंट दिखाता है कि चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ ए बिजनेस। ठीक है ना, एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो क्या है। कंसर्न्स ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, डिफरेंट इंटरवल्स टाइम्स में। टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कैश और कैश के समतुल्य। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर एज फॉलो। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में बताई गई हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो। ठीक है ना, कैश फ्लो होता क्या है। देखो बेटा, कैश फ्लो का मतलब है रोकड़ प्रवाह, यानी इट इम्प्लाइज मूवमेंट ऑफ द कैश इन एंड आउट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। ठीक है ना, कुछ नॉन कैश आइटम्स होते हैं और कुछ कैश आइटम्स होते हैं। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए नॉन कैश आइटम्स, जो रिसिप्ट होता है कैश वो फ्रॉम ए नॉन कैश आइटम होता है, इज टर्म एज द कैश इनफ्लो, जिसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो यानी कैश आया। वाइल जबकि कैश पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स इज ट्रेंड एज कैश आउटफ्लो, यानी जो पेमेंट करते हैं, जिस कैश का हम पेमेंट करते हैं उसको हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। जो कैश हमें रिसिप्ट में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन कैश आइटम कहते हैं, जिसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। ठीक है ना। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3, ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3 में रिवाइज हुआ है कि स्टेट दैट कैश फ्लो एक्सक्लूड द मोमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश और कैश के बराबर। ठीक है ना, कैश और कैश के बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट। वही हमारा कैश मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट्स होता है, कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एंटरप्राइजेस रेदर देन पार्ट ऑफ इट्स। ठीक है ना, ये जो पार्ट्स होते हैं ये इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, 3 तरह के हमारे पार्ट्स हो सकते हैं। 3 तरह के पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। एक ऑपरेटिंग आइटम हो सकता है, एक इन्वेस्टिंग आइटम हो सकता है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैश कंप्राइज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है ना, कैश डिमांड डिपॉजिट के बेसिस में होता है और कैश हमारे हाथ में होता है। कैश इक्विवेलेंट मीन्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। जो कैश इक्विवेलेंट होता है उसका मीनिंग ये कहा है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट इन कैश, यानी वो कैश में 12 मंथ के बिटवीन में ही वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी विच कैन बी रीडली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी इसको रीडली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश के अंदर। आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट, ये कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर है। यदि इन केस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो आपको ध्यान रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटेबिलिटी को मार लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के, इसके उद्देश्य क्या है, हम क्यों इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, टू असर्टेन द स्पेसिफिक रिसोर्स फ्रॉम द एक्टिविटीज़, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर जनरेटेड बाय एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा जो एंटरप्राइजेज होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इसके बराबर जनरेटेड करती है। पहली बात तो ये। दूसरा है टू असर्टेन द स्पेसिफिक यूज बाय द एक्टिविटीज़, हम इन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फॉर विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर यूज्ड बाय एन एंटरप्राइजेज। टू असर्टेन द नेट चेंज इन द कैश, हमें ये पता चल जाता है कि कितना परिवर्तन हुआ है कैश में और कैश इक्विवेलेंट्स में। इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड यूज फ्रॉम या बाय द
3 एक्टिविटीज़ बिटवीन द डेट ऑफ 2 बैलेंस शीट, यानी इन तीनों के बीच में डेट रखते हैं और 2 बैलेंस शीट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 2 बैलेंस शीट होंगी हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जब ये रिवाइज्ड हुआ है तो रिक्वायर द चेंज रिजल्टिंग इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिजल्टिंग इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 एक्टिविटीज़। कितनी एक्टिविटीज़ में बांटा गया बेटा? 3 एक्टिविटीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, दूसरे नंबर पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है और तीसरे नंबर पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमने आइडेंटिफाई की है, रीड की है। सबसे पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमने यूज़ किया। अब इनको अलग अलग इसमें बताया गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती है बेटा? जो प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, यानी जिनसे हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करके जिसको हमने बेच देना है, ठीक है, जिसको हमें सेलिंग कर देना है, जिससे हमें खरीदना है। ऑफ एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ किसी भी एंटरप्राइजेज की प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, बाकी सभी जो है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएंगी। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सजेस्ट वेदर कैश जनरेशन इन एडिक्यूट टू मेंटेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज, pay dividends, repay loans and make new investment. It is also help in the forecasting future cash flow from the operations. Cash flow from operating activities are exhibited as follows. 2 तरीके से हो सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैसे होगा? एक कैश इनफ्लो होता है, एक कैश आउटफ्लो होता है। यानी फॉर ए ट्रेडिंग कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापारिक कंपनी होती है उसके लिए 2 तरह से हो सकता है। क्या? एक कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो का। कैश इनफ्लो का मतलब है जो कैश अंदर आ रहा है, ठीक है ना। इन माने आना और फ्लो आउट माने जाना, यानी जो कैश आउटफ्लो, यानी जैसे हमने कैश सेल किया, माल बेचा, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर से प्राप्त हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम द कमीशन एंड फीस रॉयल्टी एक्सेट्रा, ये सारी के सारी जो है ये ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड है और ये इनफ्लो में आएगा। आउटफ्लो में क्या आएगा? कैश परचेज है, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, इनकम टैक्स है। ये सारे के सारे किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंपनी के लिए आते हैं। जब कोई फाइनेंस की कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है? देखिए, कैश रिसीव फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ और डिविडेंड रिसीव हुआ है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, हमने कोई बेच दी है। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये हमारी एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए आएगा। अब आते हैं कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है, 3 टाइप्स की कंपनीज यहाँ पे दी है, जैसे प्रीमियम एंड क्लेम रिसीव, यानी कहने का मतलब है जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे इनफ्लो होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी से हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी से हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से हो। जैसे मान लीजिए प्रीमियम एंड क्लेम पेड, हमने प्रीमियम और क्लेम दोनों को पेड किया है तो इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा। फॉर रियल इस्टेट, रियल इस्टेट कंपनी वो कंपनी होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, जैसे रेंट रिसीव हो गया और रेंट पेड कर दिया, तो ये सारी की सारी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश इनफ्लो में आएगा और ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश आउटफ्लो के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, किस तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन एंड चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। इनडायरेक्ट मेथड से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं तो हमें स्टेप यूज़ करने होते हैं। अंडर इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास बैलेंस शीट भी होनी चाहिए। स्टेप टू बी फॉलोड बाय द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें अपना प्रॉफिट चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑपरेटिंग बैलेंस, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को घटा देना है जो भी हमारा सरप्लस दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यदि कोई इसमें प्रपोज डिविडेंड दे रखा है फॉर करंट ईयर्स के लिए तो उसको ऐड करेंगे, इंटीरियम डिविडेंड दे रखा है पेड ड्यूरिंग ईयर उसको ऐड करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व दिया है वो ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस दिया है वो ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के लिए वो ऐड करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट इज टू बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी ऐड कर देंगे। माइनस करेंगे रिफंड टैक्स, यदि कोई टैक्स रिफंड कर रखा है क्रेडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, और माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड, यदि डेबिट होगा तो प्लस करेंगे और क्रेडिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो पहले हमें चाहिए ये, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो उसको हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे जब स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दिस स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इज एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटे, एडजस्टेड कर देंगे नॉन कैश को और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इसमें ऐड कर देंगे, किसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर एडिड, यानी जो खर्चे होंगे और जो लॉस होंगे उसको ऐड करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेंस, जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। सेकेंड एक स्टेप में ये ध्यान रखना है। तीसरे स्टेप में क्या करें, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेंज इन द कन्वर्टेड एसेट्स, यानी कुछ एसेट्स जो है चेंज होगी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। इन दिस स्टेप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इससे पहले क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लाएंगे और एडजस्टेड करेंगे चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। देन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, अ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यदि हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, ठीक है ना। यदि हमारा करंट एसेट्स क्या हुआ बेटा, करंट एसेट्स यदि डिक्रीज हुआ है एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और इंक्रीज हुई है हमारी क्या, करंट लाइबिलिटी, किसको छोड़कर, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ध्यान रखना, एसेट्स यदि करंट एसेट्स हमारी घटती है और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ती है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं कहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के अंदर। तीसरे स्टेप में, इसके बाद इसी स्टेप में क्या है, देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है ना, क्या हुआ है, यदि हमारी करंट एसेट्स बढ़ती है, किसको छोड़कर, कैश को और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, किसको छोड़कर, कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, जस्ट उसका अपोजिट, एक्सक्लूडिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, उसको क्या कर देंगे बेटा, डिडक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। द अमाउंट आफ्टर सो एडजस्टमेंट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, एडजस्टेड इन दिस रेस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेड, यदि इनकम टैक्स दिया हुआ है तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दिस स्टेप इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड इज डिडक्ट फ्रॉम द कैश जनरेटेड, यानी कैश जनरेटेड ऑपरेशंस में से हम क्या करेंगे, अपना जो रिफंडेड टैक्स है उसको माइनस कर देते हैं। इफ़ दे आर नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि वो रिलेटिंग किससे नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से नहीं होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से नहीं होना चाहिए। द अमाउंट आफ्टर अबव एडजस्टमेंट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यदि पॉजिटिव होगा तो हमारा कैश फ्लो होगा, यदि हमारा नेगेटिव होगा तो उसको हम कैश ऑपरेटिंग यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रखते हैं, ठीक है ना। If income tax related to investing activities, income financing activities, it is not deduct from this cash generated from operation. Instead, it is the deducted from the related activity, investing activity या financing activities. फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे, adjusted in the respect of extraordinary items, ठीक है ना। In this step, extraordinary items are added to या डिडक्ट फ्रॉम दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। द अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट एक्टिविटी इज नेट कैश फ्लो, यानी नेट कैश फ्लो होगा, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को
आइडेंटिफाई करते हैं। इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपेयर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट वीडियो, cash flow from investing activities will be start for the next day. So you will identify and this video. Thank you classes.